इस वीडियो में आप देखेंगे इस अफ्तारी की सारी तैयारी और इस टेबल पे जितने भी डिशेस हैं उन सब की डिटेल्ड रेसिपीज। अस्सलामुअलैकुम जी, सलामुना पखैरुना, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं मरियम्स किचन में। कल मेरे घर में इंशाल्लाह अफ्तारी है मेरे इन लॉज की, और अभी रात से मैं वो सारी चीज़ें रेडी कर रही हूँ जिनको मैरिनेशन की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम लोग चिकन को मैरिनेट करेंगे। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 चिकन। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप दही। दही में हम लोग ऐड करेंगे 1 पैकेट क्रीम का। 1 टेबल स्पून भर के इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। 1.5 टेबल स्पून हम लोग इसमें ऐड करेंगे नमक का। 1 टेबल स्पून भर के रेड चिली फ्लेक्स का। 1 टेबल स्पून भर के काली मिर्च का, और तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर सूखी मेथी इसमें ऐड करेंगे। सूखी मेथी से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला है तो वो सूखी मेथी का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करें, इससे भी बीपी हाई हो जाता है अक्सर। जी, ये हमारा रेडी हो गया मैरिनेशन के लिए मसाला। अब हम इसमें खाली सिरका ऐड करेंगे। सिरका तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। अच्छा, मैं जब भी रेसिपीज़ बनाती हूँ ना तो मैं मेजरमेंट कभी भी नहीं करती, मतलब हर दफ़ा मैं अपने अंदाजे से सारी चीज़ें डालती हूँ। इसलिए मैं जब इंस्टाग्राम पे भी रेसिपीज़ शेयर करती हूँ या यूट्यूब पे रेसिपीज़ शेयर करती हूँ तो मुझे थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसलिए कि मैं चीज़ें खुद बनाती हूँ, साथ साथ चखती रहती भी हूँ। अगर कुछ कम ज़्यादा हो तो वो साथ साथ उसको मैनेज करती हूँ। इस वजह से मुझे फिर आइडिया नहीं होता कि इसमें मैंने भी 1 चम्मच डाला या 1.5 चम्मच। लेकिन इस रेसिपी को बनाते हुए मैं सारी चीज़ें मेजर कर रही थी और देख रही थी कि कितनी क्वांटिटी से टेस्ट जो है तो वो अच्छा या बेटर आएगा। तो यहाँ पे जितनी क्वांटिटी मैंने आपको मसालों की बताई है वो 2 चिकन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ कि इसमें हम लोगों ने मलाई ऐड की है ना। अब जितना ज़्यादा आप टाइम इस चिकन को मैरिनेट होने के लिए देंगे उतना ही ज़्यादा नरम और मुलायम चिकन आपका रेडी होगा। मेरे घर में तो अफ्तारी कल है और मैं इसको कल बनाऊंगी, तो इसको तकरीबन मिल जाएंगे 12 से 14 घंटे मैरिनेट होने के लिए। तो आप लोग भी कोशिश करें कि जितना ज़्यादा टाइम इसको मिलेगा मैरिनेशन के लिए उतना ही अच्छे टेस्ट वाला चिकन रेडी होगा। अब हम इसको रख देंगे फ्रिज में और बनाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी। नेक्स्ट बारी है हुमस की। यहाँ पे मैंने लिए तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर सफ़ेद तिल और उनको हल्का सा रोस्ट कर लिया। वैसे तो हुमस की रेसिपी ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अभी दोबारा शेयर करूँगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी रिसेंटली मेरा यूट्यूब ज्वाइन किया है और जिनको इसकी रेसिपी नहीं मिल रही। इस ग्राइंडर में थोड़ी देर पहले मैंने गार्लिक पेस्ट बनाया था, तो उसको फिर मैंने वॉश नहीं किया। वॉश इसलिए नहीं किया कि हुमस में भी हमें लहसुन चाहिए होता है, तो मैंने कहा चलो मैं इसी ग्राइंडर में जो रेसिपी है उसको बना लूँगी और इसमें गार्लिक का टेस्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ मैंने थोड़ी सी गलती की थी। गलती ये की थी कि हुमस में हमें चाहिए 1 या 2 गार्लिक की जो जमें होती हैं, क्लोव्स होती हैं। लेकिन अगर आपको नज़र आ रहा होगा कि इस ग्राइंडर पे थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में गार्लिक लगा हुआ था, तो इस वजह से हुमस में थोड़ा सा ना स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रहा था या टेस्ट आ रही थी गार्लिक की। तो आपने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आपने इसमें 1 या 2 गार्लिक क्लोव से ज़्यादा नहीं ऐड करने हैं, वरना जो हुमस है उसका टेस्ट थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। हम डालेंगे इसमें 1 होल लेमन। अच्छा, ये जो है तरीका तो मैं देसी तरीके से बना रही हूँ। ताहीनी सॉस बनाते हैं जिसमें खाली ऑलिव ऑयल और सेसमी सीड्स होते हैं, लेकिन चूँकि बाद में आपने ये सारी चीज़ें ऐड करनी होती है तो मैं स्टार्ट से ही सारी चीज़ें एक साथ ऐड कर लेती हूँ। अगर आप यूट्यूब पे हुमस की रेसिपी सर्च करेंगे तो वो थोड़ी चेंज होगी, इंग्रेडिएंट्स सेम होंगे लेकिन रेसिपी थोड़ी चेंज होगी। उसमें हुमस जो ताहीनी सॉस है वो अलग बनेगा और जो बाकी हुमस की चीज़ें वो अलग बनेगी, लेकिन मैं सारी चीज़ों को जो है तो वो एक साथ बना लेती हूँ। ऑलिव ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1/2 कप के करीब। इस रेसिपी की जान जो है तो वो ऑलिव ऑयल ही है। जितना ज़्यादा ऑलिव ऑयल होगा उतनी ही मज़े का आपका हुमस बनेगा। ऑलिव ऑयल ऐड करने के बाद अब हम इसको ग्राइंड करेंगे ताकि इसका अच्छा सा एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। ये देखें जी, इस तरह का फाइन सा एक पेस्ट रेडी हो जाएगा और इस पेस्ट को कहते हैं ताहीनी सॉस। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप के करीब बॉइल्ड चने। चनों का सॉफ्ट, स्मूथ और प्रॉपर पेस्ट बनाने के लिए हम लोग ये चनों के ऊपर जो छिलके होते हैं ना, बॉइल्ड होने के बाद अक्सर ये ऊपर आ जाते हैं,
इसको हम लोग सारा रिमूव कर देंगे। अगर ये चले जाए तो इसके साथ फिर जो टेक्सचर है तो वो अच्छा प्रॉपर नहीं बनता, इस वजह से आपने ये रिमूव कर देना है। 1 कप के करीब बॉइल्ड चने हम लोग इसमें डाल देंगे और बाकी के जो है तो उसको फ्रीज कर लेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए हुमस बनाने के लिए। साथ में चनों का जो ये थिक सा पानी है ये भी ऐड कर लेंगे। वैसे तो ऑथेंटिक तरीका ये कि आपने ये वाला जो इसका बॉइल्ड पानी है इसको निकाल के फ्रीज कर देना है, इसकी आइस क्यूब्स बना लेनी है और वो फिर ऐड करनी है। उससे फिर जो पेस्ट है वो और भी मज़े का बनता है। लेकिन मेरे पास तो अभी टाइम नहीं है, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और अब वैसे भी मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ हुमस बनाने में, तो मैं ये जुगाड़ वगैरह लगाती रहती हूँ, आगे पीछे कर लेती हूँ चीज़ों को। यहाँ पे मैंने इसमें ऐड किया 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। बहुत हल्का सा हम लोग इसमें नमक ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करती, वो इस वजह से कि चनों को बॉईल करते वक्त भी इसमें मैंने नमक ऐड किया हुआ था ऑलरेडी। हुमस के टेस्ट में सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है ना वो ताहीनी सॉस है। आपकी ताहीनी सॉस अच्छी बनी है तो ऑटोमेटिकली आपसे हुमस बहुत अच्छा बनेगा। दूसरा, हर किसी की हुमस की रेसिपी जो है तो वो थोड़ी सी ना एक दूसरे से चेंज है। आप इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं जी इसमें ये फ्लेवर ज़्यादा आएगा या ये फ्लेवर कम। एक अच्छे हुमस में ताहीनी सॉस के बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आता है वो है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल की क्वांटिटी आप थोड़ी अच्छी रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हुमस अच्छा बनेगा। ये देखें जी, ये इस कलर का बन जाएगा और आप चेक कर सकते हैं कितना सॉफ्ट स्मूथ सिल्की जो है तो हमारा टेक्सचर रेडी हुआ है, हुमस रेडी हुआ है। अब इसको मैं डाल दूंगी एयर टाइट कंटेनर में और सुबह फिर इसको जब टेबल सेट करूंगी उस टाइम डिश आउट कर लूँगी। चिकन में मसाला लग गया, हुमस रेडी हो गया। अब हम लोग बनाएंगे कीमा। कल मैंने बनाना है जो टर्किश वायरल पास्ता है वो बनाना है, तो उसके लिए मैं कीमा भी से तैयार कर रही हूँ। अभी से तैयारी इसलिए कर रही हूँ ताकि मुझे नमक का अंदाज़ा हो जाए कि नमक वगैरह सब ठीक है कि नहीं, इसलिए कि सुबह रोज़ा होगा फिर मुझे आइडिया नहीं होगा। तो मैंने कहा चलो पहले से ही कीमा रेडी रख लो तो सुबह काम भी थोड़ा होगा और आइडिया भी होगा कि जी नमक मिर्च मसाले सब ठीक ठाक हैं कि नहीं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1/2 कप ऑयल लिया है। ऑयल में मैंने डाले हैं 2 टेबलस्पून भर के गार्लिक पेस्ट के और अब मैं इसमें ऐड करूँगी आधा किलो कीमा। कीमा फ्रोज़न है इसलिए इसको डिफ्रॉस्ट करने के लिए मैं इसके ऊपर डालूंगी नमक। 1.5 टेबलस्पून मैंने लिया है नमक और साथ में अब मैंने डाला है 1 टेबलस्पून भर के रेड चिली फ्लेक्स के। साथ में हम लोग ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि ये कीमा जो है तो ये अच्छे तरीके से डिफ्रॉस्ट हो जाए और साथ ही साथ ये पक भी जाए। अच्छा, इस कीमे में हम लोग मज़ीद मसाले ऐड नहीं करेंगे। इस पास्ता की जो स्पेशलिटी है ना वो कल मैं आपको बताऊंगी। जब ये प्रॉपरली रेडी होगा तब आपको पता चलेगा कि इसमें जो मेन रोल है वो किस इंग्रेडिएंट का है। कीमे को हम लोगों ने हल्की आंच पे रखा था, वो अच्छे तरीके से पक गया। अच्छा, इसमें पानी जो है तो हमने कम्प्लीटली ड्राई करना है और इसको इतना पकाना है कि ये नीचे से लग जाए। मतलब हमें थोड़ा सा रोस्टेड कीमा चाहिए, नमी वाला और पानी वाला कीमा बिल्कुल भी नहीं। इस रेसिपी की रिक्वायरमेंट ये है कि कीमा इसमें बहुत ड्राई होगा, थोड़ा सा रोस्टेड होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। कहने का मकसद ये कि पानी अच्छे तरीके से आप लोगों ने ड्राई कर लेना है। जब तक कीमा अच्छे तरीके से ड्राई होता है, नीचे से थोड़ा सा रोस्ट होता है, तब तक हम इसके लिए प्याज काट लेते हैं। प्याज को बहुत ज़्यादा बारीक चॉप नहीं करना बल्कि थोड़ा मोटा मोटा काटना है। और प्याज को हम लोग तब ऐड करेंगे जब कीमा बिल्कुल रेडी हो जाएगा और उसके नीचे हम लोग आंच बंद कर देंगे। इसी के प्याज को हम लोगों ने पकाना नहीं है, खाली मतलब गरम कीमे में डालेंगे तो वो थोड़ा सा वो नरम सा हो जाएगा। उससे ज़्यादा हमें ओवर कुक्ड प्याज नहीं चाहिए इस रेसिपी में। ये चेक करें ज़रा, पास्ता के लिए हमें जिस तरह का कीमा चाहिए है ना तो ये प्रॉपर कीमा है। आपको आवाज़ आ रही है ना, नीचे से ये हल्का हल्का लगा हुआ है और ऊपर से ये कम्प्लीटली ड्राई दानेदार कीमा ये रेडी हो गया है। ऑयल हम लोगों ने ज़्यादा ऐड नहीं किया इस वजह से कि इसके ऊपर हम लोग मेल्टेड बटर भी डालेंगे और साथ में हम लोग दही भी ऐड करेंगे। इस वजह से कीमा हमें ड्राई चाहिए, ऑयली नहीं। आग हम लोगों ने नीचे बंद कर दिया। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और कीमा जो है पास्ता के लिए हमारा रेडी हो गया।
अब ये ठंडा होगा तो इसको भी मैं एयर टाइट कंटेनर में रख लूँगी फ्रिज में। और इसके साथ मेरे रात को जो जो चीज़ें बनाने वाली थी वो सारी चीज़ें हो गई हैं। अब बाकी का काम हम लोग करेंगे सुबह। मेन्यू मेरा कुछ खास ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो इस वजह से कि रोज़े में एक साथ इतनी सारी चीज़ें रेडी करना कोई आसान काम नहीं। दूसरा, मेरे इन लॉज में सारे लोग जो है तो वो डाइट पे हैं। मैंने जो अफ्तारी के लिए मेन्यू डिसाइड किया वो सारी वही चीज़ें हैं जो वो लोग शौक से खाते हैं और आजकल डाइट में भी वो चीज़ें खा रहे हैं। बाकी ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने नहीं ऐड की। चले अब ये ठंडा होते ही हम इसको रख देंगे फ्रिज में। चले जी, ये है दूसरा दिन यानी इतवार वाले दिन की सुबह। सुबह तो नहीं कह सकते आप इसको, दोपहर के बज रहे हैं 12:30 बजे। और सबसे पहले हम लोग अपना काम जो है तो वो स्टार्ट करेंगे फ्रूट चाट से। मैं पहले भी ये बात बता चुकी हूँ और अभी फिर अपने नए जिन्होंने अभी मेरा यूट्यूब ज्वाइन किया उनको मैं फिर बताऊँगी कि आप जब भी काम शुरू करें, आपके घर में दावत हो, खाना वगैरह हो, तो हमेशा मीठे से आप स्टार्ट करें। इसके दो रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये कि एक तो मीठे को प्रॉपर टाइम मिल जाता है ठंडा होने के लिए। दूसरा रीज़न ये कि अक्सर किचन में काम करते हुए अदरक, लहसुन, प्याज छीलते हुए हाथों से स्मेल जाती है या मसाले लगे होते हैं हाथों पे, या फिर छुरी से आप प्याज, अदरक वगैरह काटते हैं और फिर बेख्याली में उसी से आप फ्रूट वगैरह काटते हैं तो फ्रूट में से वो सारी स्मेल जाती है। इस वजह से मीठे वाला काम या फ्रूट्स वाला काम आप हमेशा पहले किया करें और उसके बाद काम स्टार्ट किया करें बाकी का। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अमरूद के बीज निकाल के उसको काट रही हूँ। इसके भी दो रीजंस हैं। एक तो ये कि बाकी की सारी चीज़ें जो है नरम है तो बीज जो होते हैं सख्त होते हैं, इस वजह से इसको मैंने निकाल लिया। दूसरा, मेजॉरिटी लोगों के दांतों में कैविटीज़ होती हैं और जो ये अमरूद का जो सीड है ये फंस जाए ना तो वो बंदे को पागल कर देता है। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है और स्पेशली किसी दूसरे के घर जाके फिर वहाँ बंदे को समझ ही नहीं आती कि अब किस तरह दांत से ये जो सीड है इसको निकालूं। ज़ोहर की अजान भी स्टार्ट हो गई है। केला और सेब काटने के बाद इसके ऊपर हम लोग लेमन डाल लेंगे। लेमन इस वजह से डालेंगे कि अगर इसको हम लोग 10 घंटे भी रखेंगे तो एप्पल और केला जो है तो वो लेमन की वजह से काले नहीं होंगे। डालेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला, जूस या शीरे की जगह हम इसमें ऐड करेंगे कीनू का जूस। तकरीबन 2 कीनू का मैंने इसमें जूस ऐड किया। 1 कीनू का मैंने थोड़ा सा ये पार्ट बचा लिया था ताकि इसके ये चंक्स निकाल के मैं फ्रूट चाट में ऐड कर सकूं। थोड़ी सी मैंने ऊपर डेकोरेशन कर लिया है। डोंगे को अच्छे तरीके से साइडों से साफ़ कर लेंगे, इसलिए कि बाद में ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना तो ये आपसे रह जाती हैं। अक्सर बंदा कहते हैं ना कि चलो ये जिस टाइम मैं सर्व करूँगा उस टाइम मैं डेकोरेशन भी कर लूँगा और डोंगा भी साफ़ कर लूँगा, लेकिन बाद में ये सारी चीज़ें रह जाती हैं। इसलिए अभी से इसको मैं इस तरह रखूँगी ताकि सर्व करते हुए जस्ट इसको फ्रिज से निकालना पड़े और जाके टेबल पे रख लें। मीठे में आज हमारा खाली यही है, बाकी किसी किस्म का भी मीठा नहीं है। चीनी को कोई भी मुंह नहीं लगा रहा
और ये जो फ्रूट चाट बनी है ये भी खाली मेरे हस्बैंड ही खाएंगे, या फिर ज्यादा हो गया तो मेरी मदर इन लॉ खाएंगी। बाकी कोई बंदा जो है तो वो फ्रूट्स का ज्यादा शौकीन नहीं है। लेकिन खाने में जब तक मीठा ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता, इस वजह से बनाना मजबूरी है। अभी नेक्स्ट बारी है सैलेड की। सैलेड को भी अभी से मैं रेडी करके रख लूँगी। सैलेड सब लोग बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे। आप लोग अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि सैलेड कितना मस्त होता है मेरी टेबल पे। खीरे को अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे क्योंकि हमने इसको काटना है छिलके समेत ही। वैसे रोज़ों में सैलेड मस्ट खाया करें। इसकी वजह ये है कि पानी की इनटेक जो होती है तो वो थोड़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन का मसला हो जाता है अक्सर लोगों को रमज़ान में। तो आप जितना ज़्यादा फाइबर खाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। दूसरा सैलेड खाने से आपका आधे से ज़्यादा पेट भर जाता है और फिर आप ज़्यादा तली हुई और या बाकी के जो आइटम्स होते हैं तो उनको ज़्यादा नहीं खा पाते। तो ये आपके वेट लॉस में भी हेल्प करती है सैलेड। आज मैं सारी वाइट कलर की क्रॉकरी यूज़ करूँगी। अब हम इसके साथ ऐड करेंगे फ्रोज़न कॉर्न्स, जिसको मैंने थोड़ी देर पानी में भिगोया हुआ था, डिफ्रॉस्ट हो गए। ऊपर निचोड़ेंगे फुल एक लेमन, ऑलिव ऑयल और थोड़ा सा लहसुन, चॉप्ड लहसुन हम इसमें ऐड करेंगे, उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। नमक जो है तो वो हम लोग एंड में ऐड करेंगे। नमक हम लोग स्टेज पे ऐड इसलिए नहीं करेंगे कि नमक की वजह से फिर जो सैलेड है तो उसमें सारा पानी आ जाएगा। एंड से मेरा मुराद कि जिस टाइम हम लोग सर्व करेंगे टेबल पे रखेंगे तब इसमें हम लोग नमक ऐड करेंगे। इस पे भी क्लिंग शीट लगा के हम लोग रख देंगे फ्रिज में। चटनी जो हमारी ऑलरेडी तैयार पड़ी हुई थी फ्रिज में, उसको हम लोग डिश आउट कर लेंगे उस डिश में जिसमें हम इसको सर्व करेंगे। अभी मैं फारिग हूँ तो जितने काम पॉसिबल हो सकते हैं करने वाले वो सारे हम लोग कर लेंगे। इसकी डेकोरेशन भी अभी से कर लेंगे ताकि ये भी टेबल पे रखने के लिए बिल्कुल तैयार हो। किचन की सफाई के बाद मैं जाऊँगी नमाज़ पढ़ूँगी, थोड़ा सा सिपारा पढ़ूँगी, थोड़ा सा आराम करूँगी और फिर मैं आऊँगी 4 बजे किचन में। चलें जी, अब आहिस्ता आहिस्ता शुरू करते हैं अपना फाइनल काम। सबसे पहले हम लोग पकाएंगे चिकन को, जिसको हम लोगों ने रात को मैरिनेट करके फ्रिज में रखा हुआ था। यहाँ पे हम लोग लेंगे 1 कप ऑयल। असूलन तो ये चाहिए कि चिकन 2 है तो हम लोग 2 कप ऑयल लें, लेकिन हम लोग यहाँ पे लेंगे 1 कप। वो इस वजह से कि हम लोगों ने चिकन के मसाले में क्रीम ऐड की हुई है। सो हम लोग 1 कप ऑयल लेंगे ताकि चिकन जो है तो वो ज़्यादा ऑयली ना बने। अच्छा, यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने लिए गार्लिक पेस्ट और उसमें काटी है 2 से 3 हरी मिर्ची। अच्छा, हरी मिर्ची जब आप इस स्टेज पे डालते हैं ना तो उससे जो स्मेल है, टेस्ट है, वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। इस टाइम भी जो खुशबू आ रही है तो वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती कितने मज़े की खुशबू आ रही है। अब हम इसमें सारे चिकन के पीसेस ऐड कर देंगे और इसको तेज़ आंच पे ढक के रख देंगे 5 से 8 मिनट के लिए। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको हम लोग ढक के इसलिए रखेंगे ताकि अगर कोई खून वगैरह है चिकन के पीसेस में वो निकल आए, और फिर हम इसको ढक्कन रिमूव करके इसको तेज़ आंच पे पकाएं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से और जूसी बनता है। अच्छा, ये वही छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं जिनको फॉलो करके ना हम लोग खाना बनाते हैं और उनका टेस्ट अच्छा लगता है। बहुत से लोग हमें ये कंप्लेंट करते हैं कि हम लोगों ने सेम एज इट इज़ आपकी रेसिपी फॉलो की थी, लेकिन हमसे वैसी चीज़ नहीं बनी जैसे आप लोग बनाते हैं या जैसे हमें नज़र आती है। तो उसके पीछे यही सारे रीजंस होते हैं, यही छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो अक्सर फूड ब्लॉगर्स जो होते हैं तो वो आपको डिटेल में नहीं बताते, या फिर अक्सर वीडियो की एडिटिंग जब हम लोग करते हैं तो ये वाले पार्ट जो होते हैं ना छोटे छोटे, ये कट हो जाते हैं। इंस्टाग्राम पे जो हम लोग रेसिपीज शेयर करते हैं तो उसमें तो ऑब्वियसली 1.5 मिनट की एक रील होती है, उस रील में तो ये सारी चीज़ें समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। इसलिए मेरी यूट्यूब पे कोशिश होगी कि जितनी छोटी छोटी डिटेल्स होंगी वो साथ साथ आप सबको बताती जाऊँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो फ्रोज़न सीख कबाब बनाए थे और बाकी की चीज़ें वगैरह बनाई थी वो सारी फ्रीज़र से निकाल दी हैं ताकि वो डिफ्रॉस्ट हो जाए।
मैंने ज़्यादा फ्राइड आइटम्स मेन्यू में नहीं रखे। उसका रीज़न ये कि अफ्तारी में ये होता है कि नॉर्मली रूटीन में तो ये होता है कि चलो आप थोड़ा 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अफ्तारी में ये होता है कि आपको हर चीज़ टाइम पर रेडी करनी होती है। ये फ्राइंग वाले आइटम्स ऐसे होते हैं कि इसको आप लोग पहले से बना के नहीं रख सकते। इसको अगर आप लोग उसी टाइम फ्रेश सर्व करेंगे तो इसका टेस्ट अलग होता है, उसका मज़ा अलग होता है, लेकिन अगर आप पहले से बना लेंगे तो ये ठंडे हो जाएंगे और बेकार जाएंगे। इसलिए अफ्तारी का मेन्यू डिसाइड करते हुए हमेशा इस तरह के आइटम जो है तो वो मिनिमम से मिनिमम रखें। ज़्यादातर वो आइटम सेलेक्ट करें जिनको आप लोग पहले से बना के और अफ्तारी से पहले 5-10 मिनट पहले चूल्हे पे रख के गर्म करके और फिर सर्व करें। ये 11th आवर पे भाग दौड़ वाला काम ज़्यादा ना करें। अच्छा, इस टाइम आपको जितनी भी फ्रोज़न चीज़ें नज़र आ रही हैं ये सारी वही है जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी आपके साथ रमज़ान प्रिपरेशंस में ये सारी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। अगर किसी ने मिस कर दी है तो वो वाली वीडियो आप दोबारा देख लें। ये सारी चीज़ें मैंने पहले से निकाल के इसलिए रख दी हैं कि बाद में जब तेज़ आंच पे इनको पकाऊं तो ये टेंशन ना हो कि अंदर से ठंडी है या फ्रोज़न है। अच्छा जी, चिकन का ढक्कन हम लोगों ने हटा लिया और अब इसको बहुत ही तेज़ आंच पे हम लोग पकाएंगे। ये इसका बाकी का रिमेनिंग बैटर है और ये हम लोग बाद में ऐड करेंगे। चलिए अभी हम लोग तैयारी करते हैं ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने की। अच्छा, रमज़ान में मैं ब्रेड पिज़्ज़ा लाजमी बनाती हूँ। वो इसलिए बनाती हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग सैंडविचेस बहुत ज़्यादा बनाते हैं, डेली बनाते हैं, तो ये ऊपर वाला पीस और इसका नीचे वाला पीस अक्सर बच जाते हैं और बहुत क्वांटिटी में मेरे पास मौजूद होते हैं। इसलिए हफ्ते में एक दफ़ा मैं लाजमी ये ब्रेड पिज़्ज़ा बनाती हूँ ताकि ये पीसेस जो हैं तो ये इस्तेमाल में आ जाए। ब्रेड पिज़्ज़ा में इनका पता नहीं चल रहा कि कौन से पीसेस मैंने यूज़ किए हुए हैं। सैंडविचेस बनाते हुए जो ब्रेड के एजेस हैं वो इस्तेमाल हो जाते हैं क्रम्स बनाने के लिए, और ये इन वाले पीसेस का मैं फिर इस तरह का पिज़्ज़ा बना लेती हूँ। अब सब के ऊपर मैं इक्वली डालूंगी पिज़्ज़ा सॉस। अच्छा, कुकिंग वगैरह किचन का काम सारा अकेले मैं खुद करती हूँ। इस वजह से मैं मेन्यू में हमेशा इस तरह की चीज़ें रखती हूँ जिसमें मेरा काम कम से कम हो। आई एम श्योर कि अगर मेरी जगह कोई और औरत होती तो वो इस टाइम इस चीज़ को प्रेफरेंस देती कि वो खुद आटा गूंथती, खुद पिज़्ज़ा डो रेडी करती और ख़ुद पिज़्ज़ा बनाती। लेकिन मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताऊंगी कि मेरे सर पे बहुत ज़्यादा काम होते हैं, इस वजह से मैं इतनी डिटेल्ड रेसिपीज़ नहीं फॉलो करती। यहाँ पे मैंने सारे पीसेस के ऊपर केनेंस के चिकन चंक्स डालें और अब सारे स्लाइसेस के ऊपर इक्वली मैं डालूंगी चीज़ डालने के बाद इन सारों के ऊपर डालूंगी अल्पीनोज और उसके बाद फिर ब्लैक ऑलिव्स। अच्छा, असेंबलिंग इसकी बिल्कुल नॉर्मल पिज़्ज़े की तरह है, खाली बेस जो है तो वो नॉर्मल पिज़्ज़ा डो के बजाय ब्रेड के स्लाइसेस हैं। अच्छा, एक मेहरबानी मेरे ऊपर अल्लाह की ये भी है कि मेरे घर वालों को डीप पैन पिज़्ज़ा नहीं पसंद, मतलब उनको जो नॉर्मल डो वाला पिज़्ज़ा होता है ना तो वो ज्यादा नहीं पसंद। उनका हमेशा से फेवरेट है थिन क्रस्ट, जिसकी क्रस्ट थोड़ी सी क्रंची हो और ऊपर टॉपिंग्स बहुत ज्यादा हो, और यही वजह है कि उनको ये ब्रेड पिज़्ज़ा बहुत ज्यादा पसंद है। ये ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए ओवन को पहले से प्री हीट करने की जरूरत भी नहीं होती, इस वजह से इसको मैं असेंबल करके ओवन में रख दूंगी और अफ्तारी से तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले ओवन ऑन कर दूंगी और एन अफ्तारी के लिए ये गरम गरम रेडी हो जाएगा। इसके ऊपर स्प्रिंकल किए मैंने रेड चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। और बस जी, अब इसको हम लोग रख लेंगे ओवन में और अफ्तारी के लिए हमारी एक और डिश भी हो गई है रेडी। अच्छा, हम लोग जो चिकन बनाएंगे उसको हम लोग कोयले का दम भी देंगे, इस वजह से कोयला भी अभी से जला के रख लेते हैं। जब तक कोयला जलता है हम लोग चलते हैं दूसरे किचन में और बॉईल करते हैं ये मैक्रोनी जो हम लोगों ने टर्किश पास्ता बनाना है उसके लिए। दो टेबलस्पून इसमें ऑयल ऐड कर लिया ताकि जो मैक्रोनी है वो आपस में जोड़े ना। चलें अब देखते हैं, चिकन जो है तो वो भी हमारा ऑलमोस्ट डन है। चिकन का पानी सारा ड्राई हो गया, ऑयल जो है तो वो बाहर आ गया, कुछ पीसेस जो है तो वो साइडों से अच्छे तरीके से सुर्ख हो गए। अब हम क्या करेंगे कि आंच को बंद कर देंगे और जो बचा हुआ मसाला था वो इसके ऊपर डाल देंगे।
आंच हम लोगों ने इसलिए बंद की है कि चिकन जो है तो वो तैयार हो चुका है, पक चुका है प्रॉपरली। मसाले को हम लोग अभी इस स्टेज पे इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि हम लोग जब इसको कोयले का दम दे तो इस मसाले में भी फ्लेवर आ जाए। ये मसाला हम लोगों ने पहले इसलिए ऐड नहीं किया था, इसको बचा के रखा था एंड के लिए, क्योंकि हमारा मकसद था कि चिकन जो है तो वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाए, ऑयल बाहर निकल आए और पीसेस जो है तो वो अच्छे तरीके से सुरख हो जाए। अभी ये मसाला हम लोगों ने इस स्टेज पे इसलिए ऐड किया कि अफ्तारी से पहले जब हम लोग इसको गरम करेंगे तो गरम करने से ये चिकन मजीद ड्राई ना हो जाए। दूसरा चिकन जो है हमारा तो वो रोस्टेड है, बट रोस्टेड होने के बावजूद इस मसाले की वजह से वो क्रीमी क्रीमी लगेगा। तो ये भी एक टिप है, आप इसको नेक्स्ट टाइम जरूर फॉलो कीजिएगा और देखिएगा कि चिकन कितना मजे का बनता है। यहाँ पे जी मैंने रखा है गोभी का एक पत्ता और अब इसके ऊपर मैं रखूंगी ये कोयला, ऊपर से डालूंगी हल्का सा ऑयल और जी हमारा चिकन जो है तो वो हो गया रेडी। इसको उठा के रख दूंगी साइड पे ताकि चूल्हा जो हो तो वो फारिग हो जाए। अब इस चिकन को सर्व करने से 5 मिनट पहले मैं आग पे रख दूंगी और ये चिकन जो है तो वो रेडी है। अभी नेक्स्ट बारी है सीख कबाब की। सीख कबाब को हम लोग बहुत ही आहिस्ता और हल्की आंच पे पकाएंगे। तेज आंच पे पकाने से ये होता है जो सीख कबाब होते हैं वो सख्त हो जाते हैं और श्रिंक हो जाते हैं, इसलिए इनको मैं बहुत ही आहिस्ता और हल्की आंच पे पकाऊंगी। बहुत थोड़ा सा हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ये देखिए तकरीबन 6 से 7 मिनट बाद मैंने इनकी साइड चेंज की है और आप चेक कर सकते हैं कि जितना साइज था सीख कबाब का सेम वही साइज है। साथ ही मैंने अंडे रख लिए बॉईल होने के लिए, कुछ के हम लोग सैंडविचेस बना लेंगे, कुछ सीख कबाब में ऐड कर लेंगे और एक दो मैं वैसे ही खा लूंगी, मुझे बड़े पसंद है बॉइल्ड अंडे। चले हम लोग चलते हैं डाइनिंग रूम में, जिसको मैंने थोड़ा सा मैंने रात को ही सेट कर लिया था। अच्छा, मेरा खाने के मेन्यू से ज्यादा फोकस जो होता है वो क्रॉकरी पे होता है। प्रेजेंटेशन आपकी जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना ही आंखों को अच्छा लगेगा और लोगों की तवज्जो मेन्यू से ज्यादा आपकी प्रेजेंटेशन में जाएगी। फिर खाना जैसे भी आपने बनाया हो लोगों को वो अच्छा लगता है। मैं पहले भी ये जिक्र कर चुकी हूँ कि मैंने बहुत सी ऐसी औरतें देखी इवन अपनी फैमिली में जो 10-10, 12-12 डिशेस बना लेती हैं, लेकिन जब प्रेजेंटेशन का टाइम होता है तो वो कुछ चीज़ें पतीले में रख लेती हैं, आधे प्लेट एक तरह के, आधे प्लेट दूसरी तरह के, बस जो चीज़ जहाँ पे रख दी सो रख दी। यकीन मानिए कि वो सारी चीज़ें इतनी बेतरतीब पड़ी होती हैं कि किसी को कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती और आपने जो इतनी सारी मेहनत की होती है, अकेले खड़े होकर 8 से 12 डिशेस बनाए होते हैं, वो सारी ज़ाया चली जाती है। इसके बजाय थोड़ा सा फोकस जो है तो वो अपनी प्रेजेंटेशन को दें, अच्छे बर्तन इस्तेमाल करें और सेम बर्तन इस्तेमाल करें, आधे प्लास्टिक के, आधे शीशे के और आधे स्टील के रखिए। आपने जो इतना मज़े का खाना बनाया होता है उसका सत्यानाश ना किया करें। टेबल पे सारी चीज़ें मैंने तरतीब से रख ली है और सारी चीज़ों का मैंने अंदाज़ा लगा लिया है कि कौन सी चीज़ को मैंने कहाँ पे रखना है। अच्छा, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप जब फोटो शूट करती हैं या वीडियो बनाती हैं तो खाना ठंडा नहीं हो जाता? तो देखिए, मैंने जिस डिश को जहाँ पे रखना होता है वो ऑलरेडी मैं डिसाइड कर चुकी होती हूँ, वहाँ पे मैं चीज़ें रख चुकी होती हूँ। ठंडा खाना उस सूरत में होता है जब आप टेबल पे चीज़ें रखते हैं और फिर एक चीज़ को उधर रखते हैं और एक को इधर रखते हैं कि जी चीज़ें पूरी नहीं आ रही, या इस डिश को उठा के उस साइड पे रख दो, उस वाली डिश को उठा के इस साइड पे रख दो। इस पूरी कार्रवाई में फिर खाना जो है तो वो ठंडा हो जाता है। मैं किचन से गरम गरम खाना लेकर आती हूँ और जो जो जगह डिसाइडेड होती है उस जगह पे जाके रख देती हूँ। चलें जी किचन में जाते हैं। अंडे जो है वो भी बॉयल हो चुके हैं और जो सीख कबाब है वो भी फाइनली तैयार हो गए। अब हम इसको रख देंगे साइड पे और जब सर्व करेंगे उससे तकरीबन 5-6 मिनट पहले इसका तड़का तैयार कर लेंगे। देखें, काम कोई भी मुश्किल नहीं है। सबसे मेन जो चीज़ है ना वो है खुद को ऑर्गेनाइज्ड बनाना और दूसरा टाइम मैनेजमेंट। आपको आइडिया होना चाहिए कि आपने अपना काम कहाँ से स्टार्ट करना है और किस काम के साथ आप 2-3 और काम मिला के एट अ टाइम कर सकते हैं। 2-3 कामों को आप एट अ टाइम अच्छे तरीके से करना स्टार्ट कर लें तो समझ जाए कि जी बस आप एक्सपर्ट हो गए। अब आपके घर 10 मेहमान आए कि 20 मेहमान आए, आपने उनको आसानी से हैंडल कर लेना है। 5:15 बज गए तो अब मैं यहाँ पे शामी कबाब बना लूँगी। उनको मैं तल लूँगी और फिर उनको मैं एयर टाइट कंटेनर में रख के माइक्रोवेव कर लूँगी। मैं चाहती हूँ कि लास्ट टाइम पे खाली मेरा जो फ्राइंग का काम है वो रह जाए, बाकी सारे काम मेरे कंप्लीट हों। ओवन में पिज़्ज़ा पड़ा हो, माइक्रोवेव में शामी कबाब पड़े हो और चूल्हे पे चिकन और जो सीख कबाब है वो पड़े हों। शामी कबाब को हम लोगों ने रख लिया हल्की आंच पे और अब हम लोग तैयारी करेंगे फ्रेंच फ्राइज बनाने की।
मैं ऐसे करती हूँ कि जो ये छीलने वाला पार्ट है ना, इसको मैं स्किप कर देती हूँ और डायरेक्ट कटिंग पे आ जाती हूँ। ऐसा ना हो कि आप लोग बोर हो जाएं और वीडियो मजीद देखें ही ना। तभी मेरे ख्याल में आलू छीलना तो सबको ही आता होगा। अच्छा, हम लोग जब इंस्टाग्राम पे वीडियो शेयर करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं ना, जिसको पढ़ के बंदा थोड़ा सा ना हैरान हो जाता है। मतलब बहुत बेसिक सी चीजें होती हैं और लोगों को उसके बारे में भी पता नहीं होता। हमें तो अम्मी ने क्लास 2 से ही काम पे लगा लिया था। जो ये सारे टोटके तरीके हैं, इन सब की ट्रेनिंग साथ साथ होती जा रही थी। जाहिर जब एक चीज आप खुद प्रैक्टिकली करते हो तो फिर उसको बनाने के तरीके भी आपको आ ही जाते हैं। देख के या सुन के कोई भी सीख नहीं सकता, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अच्छा, आलू के चिप्स हम लोगों ने काट लिए, उसको धो लिया। अच्छी तरह सुखाने के बाद इसके ऊपर हम लोग डालेंगे 3 चम्मच बेसन। साथ में जो शामी कबाब बन रहे थे उनको भी मैंने साइड पे कर लिया, वो रेडी हो गए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून जीरा, नमक हस्बे ज़रूरत और सूखी मेथी। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको साइड पे रख देंगे। इसमें हम लोग पानी ऐड नहीं करेंगे। पानी इसलिए ऐड नहीं करेंगे, जो आलू है तो वो अपना पानी खुद थोड़ी देर में छोड़ देंगे और वही पानी इनफ है इसका जो मटेरियल तैयार करने के लिए। मतलब हम इसमें एडिशनल पानी नहीं ऐड करेंगे और इसी वजह से ये वाले फ्राई ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं कि इसमें हम लोग एडिशनल पानी ऐड नहीं करते। अब बारी है उस आइटम की जो आपको मेरी इफ्तारी के टेबल पे डेली नज़र आएगी, और वो है एग सैंडविचेस। वाइट ब्रेड की जगह मैं ब्राउन ब्रेड यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आप वाइट ब्रेड में बनाएंगे तो टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। हम तो डाइट की वजह से इसको ब्राउन ब्रेड में बना रहे हैं। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स में है बॉइल्ड अंडे, बटर, 2 टेबलस्पून मायोनीज, ब्लैक पेपर और सॉल्ट। बटर की क्वांटिटी आपको मायोनीज से ज़्यादा डालनी होती है। वैसे तो ये सैंडविचेस खाली बटर और अंडे के बनते हैं, लेकिन अगर आप इसके साथ मायोनीज भी ऐड करेंगे तो आपका जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा, सॉफ्ट और स्टिकी बनेगा। स्टिकी नहीं, क्रीमी क्रीमी आपका ये मिक्सचर रेडी होगा। इन सारी चीज़ों को हम लोग फोक की मदद से मैश कर लेंगे। अगर अंडे गर्म होंगे और उसमें आप बटर ऐड कर लेंगे तो ये मिक्सचर बहुत इजीली तैयार हो जाएगा। अंडों की गर्माइश से बटर जो है तो वो खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगा। और अगर अंडे ठंडे हो गए तो फिर थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी। नमक आपने थोड़ा हल्का रखना है, वो इस वजह से कि बटर भी सॉल्टेड है और जो मायोनीज है उसमें भी थोड़ा सॉल्ट होता है, इस वजह से नमक आपने हल्का रखना है। सैंडविचेस का मिक्सचर हो गया रेडी। अब हम लोग बनाते हैं इसके सैंडविचेस। एक ब्रेड का स्लाइस लेके आपने मिक्सचर को अच्छे तरीके से उसके ऊपर लगा लेना है। बाकी के सारे पीसेस पे भी हम लोग मिक्सचर इसी तरह स्प्रेड कर लेंगे और फिर उसके ऊपर दूसरा स्लाइस रख के सैंडविच हमारा हो जाएगा रेडी। अक्सर लोगों को ब्रेड के एजेस नहीं पसंद होते, तो इस वजह से ये एजेस जो है तो इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। सर्विंग डिश में अपनी मर्ज़ी की इसकी सेटिंग कर लेंगे। जिस तरह भी आपने इसको रखने होंगे अभी से इसको सर्विंग डिश में उसी तरह रख लें। अच्छा, अक्सर जब हम लोग सैंडविचेस इस तरह रखते हैं तो इसमें पता नहीं चलता है कि कौन सा स्लाइस किस सैंडविच का है। तो इसकी टेंशन को ख़त्म करने के लिए मैं ये क्यूकम्बर के स्लाइसेस काट रही हूँ और हर एक सैंडविच के दरमियान में ये मैं रख रही हूँ। इससे एक तो ये प्लेट भी अच्छी लगेगी और सैंडविच उठाने में आसानी भी होगी। पे क्लिंग रैप लगा लेंगे ताकि ब्रेड जो है हमारे तो वो सॉफ्ट रहे, हवा के साथ सख्त ना हो।
जो मैक्रोनी हम लोगों ने बॉईल करने के लिए रखी थी वो हमारी बॉइल्ड हो गई। यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूंगी, हमेशा से इस तरह पहले से बॉईल करके रख लिया करें, और जब आपने सर्व करनी होगी तो एक गिलास पानी को अच्छे तरीके से बॉईल करके इसके ऊपर डाल दें। मैक्रोनी इस तरह होगी जैसे अभी फ्रेश आपने इसको बॉईल किया हुआ है। अच्छा, बॉईल करते हुए मैंने इसमें ऑयल ऐड किया हुआ था, तो देखें हर एक दाना जो है तो वो अलग अलग है, दूसरे से आपस में चिपके हुए नहीं है। अब हम लोगों ने रात को जो हुमस बनाया था उसको डिश आउट कर लेते हैं, जिस डिशेज में सर्व करना है उसमें निकाल लेते हैं और इसको अभी से टेबल पे रख लेते हैं। ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये आखिर में बहुत तंग करती हैं, स्पेशली रमजान में जब अफ्तारी के लिए थोड़ा टाइम रह जाए, मेहमान आए हुए हों तो टेंशन में फिर बंदा जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं वो तो रख लेता है, लेकिन फिर अक्सर कहते हैं कि हाय वो फलानी चीज मैंने बनाई थी वो तो फ्रिज में ही रह गई। इसलिए इसको अभी से मैं फाइनल टचेस दे के टेबल पे रख लूंगी, क्योंकि ये गर्म और ठंडे वाला तो इसका वो कोई काम है ही नहीं कि इसको गरम गरम सर्व करना है। ऊपर से अब हम इसके ऑलिव ऑयल डालेंगे और थोड़े से फ्रेश ऑलिव्स। पेपरिका के साथ करेंगे इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग। अगर पेपरिका आपके घर में अवेलेबल नहीं है तो कश्मीरी लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी फीकी होती है। और अब हम इसको रख देंगे टेबल के ऊपर। ये मेरे वुडन डिश राइजर्स हैं या टेबल राइजर्स भी आप कह सकते हैं। इसके ऊपर मैंने ये प्लास्टिक की एक शीट बिछाई हुई है ताकि जो अगर डिश वगैरह कोई गर्म है या गीली है तो वो ख़राब ना करे नीचे से वुड को। ये एक सर्विंग डिश है जिसको मैंने उल्टा रखा है। उल्टा मैंने इसलिए रखा है कि ऊपर मैं खजूर रख लूँगी और नीचे इसके मैं रख लूँगी शामी कबाब। अगर इसको मैं सीधा रखती तो खाली एक ही चीज़ ने आना था। टेबल छोटी है, इस वजह से जितने भी जुगाड़ हो सकते हैं पॉसिबल वो मैं करती हूँ। मैंने असर की नमाज पढ़ी और इतनी देर में जो मेरा हेल्पर था उसने किचन वगैरह सारा जो है तो वो साफ़ कर लिया, इसलिए कटिंग मटिंग वाला सारा काम जो है तो वो ख़त्म हो गया। अच्छा, ये स्टेप मेरे से रिकॉर्ड करना रह गया था। यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर को मोटा मोटा काट के थोड़ा सा ऑयल डाल के थोड़ा सा चाट मसाला और हरी मिर्चें डाल के एक तड़का सा तैयार किया या मसाला सा कह सकते हैं, और उसमें मैंने फिर सारे सीख कबाब रख लिए। इस तरह मसाले वाले सीख कबाब खाने के टाइम पे अच्छे लगते हैं। अच्छा, मेरे हस्बैंड अफ्तारी के साथ ही चाय पीते हैं, इसलिए मैंने चाय का पानी दूध पत्ती सारी चीज़ें पहले से तैयार रख ली हैं। खाली इसके नीचे मैंने आग जलानी होगी जब अफ्तारी के लिए 3-4 मिनट रह जाएंगे। तो अब अफ्तारी में रह गए 20 मिनट, मेरे इन लॉज भी पहुँचने वाले हैं। चिकन को मैंने रख लिया है जी हल्की, बहुत ही हल्की आंच पे। साथ ही मैंने बाज़ार से मंगाई है बिरयानी, उसको भी मैंने दम पे रख लिया है, मतलब पतीले में रख लिया ताकि वो साथ साथ गर्म होते जाए। आहिस्ता आहिस्ता शुरू करते हैं फ्राइंग वाला काम। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे फ्रेंच फ्राइज़। अच्छा, ये देखें वो आलू जो मैंने रखे हुए थे जिनमें मैंने मसाला वगैरह डाल लिया था, लेकिन पानी मैंने इसमें ऐड नहीं किया था। पानी इसलिए ऐड नहीं किया था कि मसाले में नमक था और नमक की वजह से आलू जो थे उन्होंने थोड़ा सा पानी छोड़ा है, और उसी पानी में वो सारा मसाला जो है तो उसका एक अच्छा सा बैटर रेडी हो गया, और इस वजह से पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है। सारे कटे हुए आलू को हम लोगों ने ऑयल में डाल लिया और अब ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सारे पकेंगे। ओवन भी ऑन कर दिया है जिसमें हम लोगों ने ब्रेड पिज़्ज़े को असेंबल करके रखा हुआ था। और ये जी चेक करें कि किस तरह मैंने सारा डिटेल वाला जो काम था, मतलब जिसमें असेंबलिंग वगैरह करनी थी, वो सारी चीज़ें मैंने फारिग वक्त में कर ली थी और अब मुझे बहुत ज़्यादा आसानी है। सारे काम खुद ब खुद होते जा रहे हैं। मैं भी रिलैक्स हूँ, ना ही कोई टेंशन है। उधर चूल्हों पे सारे सालन रखे हुए हल्की आंच पे, वो साथ साथ गर्म हो रहे हैं, साथ पिज़्ज़ा रेडी हो रहा है, फ्राइज़ रेडी हो रहे हैं। और अजान से इंशाल्लाह 5 मिनट पहले मेरी सारी टेबल रेडी होगी। मेरा सारा फ़ोटोशूट जो है तो वो हो चुका होगा, सारी वीडियो जो है तो वो बन चुकी होंगी। समोसे रोल जो है तो वो ऑलरेडी हमारे डिफ्रॉस्ट हो चुके हैं। जैसे ही हम फ्रेंच फ्राइज़ को निकालेंगे उसी गरम गरम तेल में समोसे और रोल्स को फ्राई कर लेंगे। मटेरियल समोसों का और रोल्स का ऑलरेडी सारा कुक्ड होता है। जैसा इसको हम लोगों ने तेज़ आंच पे 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और हमारा ये काम भी हो जाएगा। कीमा जो रात को बनाया था उसको भी हम लोग गरम कर लेंगे, इसलिए कि अभी पास्ता की असेंबलिंग की बारी आ गई है। फ्रेंच फ्राइज़ हमारे रेडी हो गए हैं, इसको अभी हम लोग निकालते हैं और इस ऑयल में डालते हैं समोसे और रोल्स।
ओके इसमें ये की मैं इसमें बिठा है ये करने दी शुरू। उस दिन जितने अच्छे दिशान, हाँ इसके साथ करो फिर एक उठा उसमें रख लीजिए छानी में, जलने नहीं चाहिए बच्चे इसको उठाती हुई गर्म नहीं हुआ। और अब मैंने बुला लिया अपने हेल्पर को कि वो आके इन समोसों को देखे और मैं साथ साथ जो चीज़ें थी टेबल पे रखने वाली वो रखती जाऊँ। ऐसा ना हो कि मैं वो काम करूँ और पीछे से समोसे जो है वो जल जाएं। पास्ता जो सुबह का बॉइल्ड पड़ा हुआ था उसके ऊपर मैंने बॉइलिंग पानी डाला है, उसको अच्छे तरीके से स्ट्रेन किया और ये देखिए फ्रेश पास्ता रेडी है। अब इसके ऊपर हम लोग डालेंगे ये कीमा। और ये एक कप दही में हम लोगों ने 2 गार्लिक की जवों को अच्छे तरीके से क्रश करके वो ऐड किए और साथ में नमक। इसको बेसिकली बोलते हैं गार्लिक योगर्ट और इसी योगर्ट और गार्लिक की वजह से पास्ता का जो टेस्ट है ना बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। टमाटर वगैरह मैंने सारे पहले से ही काट के रख दिए थे। अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि आपका खाना ठंडा नहीं होता जब आप ये फ़ोटोशूट वगैरह करती हैं या आप उसको टेबल पे लेके जाती हैं। तो मेरा खाना इस वजह से ठंडा नहीं होता कि अभी अगर कोई और औरत होती तो वो अभी टमाटर और धनिया अभी काट के इसके ऊपर डाल रही होती। जितने टाइम में वो टमाटर और धनिया काटती उतने टाइम में उसका पास्ता जो होता तो वो ठंडा हो जाता। अब मुझे पता है कि इसके ऊपर टमाटर और जो हरा धनिया है वो लाजमी लगेगा, तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले से ही रेडी रखी हुई थी। हर चीज़ मेरी जो थी वो पहले से रेडी पड़ी हुई थी, खाली मैंने असेंबलिंग करनी है और असेंबलिंग में इतना टाइम नहीं लगता कि आपका खाना जो है तो वो ठंडा हो जाए। जब तक मैं इसकी असेंबलिंग कर रही थी तो इसके लिए बटर और पेपरिका जो था वो मैंने रखा हुआ था चूल्हे पे ताकि वो अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए। और अब इसके ऊपर मैं डालूंगी ये गरम बटर और पेपरिका। और ये जी हमारा वायरल टर्किश पास्ता जो है तो ये रेडी हो गया। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और आप देखेंगे कि ये पास्ता खाने के बाद आप जो रेगुलर पास्ता या जो दूसरी रेसिपी से पास्ता बनाते हैं वो आप भूल जाएंगे और आपकी ये फेवरेट बन जाएगी। इसको अभी रख देते हैं टेबल पे। मेहमान भी पहुंच गए, अब वो भी लग गए हैं मेरे साथ किचन में काम करने। उनकी मैंने ये ड्यूटी लगा ली है कि दूसरे किचन में जितने भी सालन मैंने चूल्हे के ऊपर रखे हुए गर्म होने के लिए उन सब को डिश आउट कर दें। अफ्तारी में खाली 6 मिनट बाकी रह गए और जो हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा था वो भी रेडी हो गया और इसको हम लोग इसी तरह इस बेकिंग ट्रे में ही लेके जाएंगे। और नीचे मैंने इसका ये कटिंग बोर्ड रख दिया कि ऐसे ना हो कि टेबल ख़राब हो जाए। खैर अभी इसको ओवन से निकाला है और ये सही तप रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे आपको एक और टिप दे दूँ कि आपको मेरी टेबल पे एक बास्केट नज़र आएगी जिसमें छोटी छोटी पानी की बोतल्स हैं। इफ्तारी में इस तरह डिस्पोजेबल पानी की बोतलें जो रखी जाए तो बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, इसलिए कि उससे एक बंदे का बहुत बुरा हाल होता है जो सबको पानी और शरबत सर्व करता है, स्पेशली इफ्तारी के टाइम पे। तो मेरी ये कोशिश होती है कि इस तरह की डिस्पोजेबल बॉटल्स रखूं और अगर जूसेस वगैरह हैं तो छोटे पैक वाले जूसेस रखूं ताकि जिसकी मर्ज़ी हो वो पानी लेना चाहे तो वो पानी ले या जिसकी मर्ज़ी हो वो जूस लेना चाहे तो वो जूस ले, दूसरे बंदे को तंग किए बगैर। तो ये जी है मेरी आज की अफ्तारी की सारी टेबल, सारी A to Z तैयारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आप लोगों के साथ अपने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं मैंने, और मैंने हर मुमकिन कोशिश की है कि मैं आपको बता सकूं कि किस तरह आप अपने टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। आपके साथ आसान रेसिपीज शेयर की हैं कि अगर आपका इरादा है अफ्तार पार्टी अरेंज करने का तो आपके लिए आसानी हो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। उससे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। द अल्लाह पामान।